Hello everyone, myself Kamal Kishore Sharma, your chemistry mentor. So today we are going to discuss about some important MCQ related with chemical bonding and molecular structure. इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो MCQ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डिफरेंट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, उनको किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, आप इसको देखें, समझें और सीखें कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू स्लाइड। One first question before you. This question is very important. In aluminium Al2Cl6, the number of electron pair donated by each chloride ions are. तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एल्यूमिनियम जो आपका क्लोराइड है दैट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म Al2Cl6। हम जानते हैं कि ऐसे एल्यूमिनियम AlCl3 ये डाइमर एग्जिस्ट करता है बिकॉज एल्यूमिनियम आपका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होता है यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे, हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ ये 3 Cl जुड़े हुए हैं और दूसरे वाले एल्यूमिनियम के साथ भी यहाँ पे 3 Cl जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि Cl के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हर Cl के पास 3 लोन पेयर है क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ एल्यूमिनियम के साथ और 3 इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये कैसे बॉन्डिंग करता है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है उसको देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि कितने जो क्लोराइड आयन है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो देखिए ये वाला क्लोराइड आयन इस एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इसको डोनेट करेगा। तो कुल मिला के एक क्लोराइड आयन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, सिर्फ एक। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट, दैट इज 1। ओके, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, Al2Cl6 का डाइमर एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम की ऐसे बैलेंसी कितनी थी यहाँ पे देखिए, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, दूसरा वाला जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका जो Cl है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है। तो सिंपली इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको यहाँ कर दिया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो हम जानते हैं कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन इज द आउटर ऑर्बिटल ऑफ C in ethene molecule can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbitals. The total number of sigma and pi bond in ethene molecule. तो हम जानते हैं इथीन मॉलिक्यूल का जो फार्मूला रहता है C2H4। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में एक तो सिंगल बॉन्ड होगा ही होगा, साथ में हाइड्रोजन इसके साथ इस तरीके से अटैच करेंगे, और अब बैलेंसी कार्बन की क्या रहती है, 4 रहती है। तो यहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको डालना पड़ेगा। अब इसकी देखो यहाँ पे उसने कहा है कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि कितने इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3। देखिए ये एक डबल बॉन्ड के बीच में एक वाला बॉन्ड सिंगल, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, और ये एक वाला सिग्मा बॉन्ड ये है, और ये हाइड्रोजन के साथ। हमेशा हाइड्रोजन के साथ कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, और दैट विल बी योर सिग्मा बॉन्ड। पर कार्बन के साथ वो या सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, पाई बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है और ये बाकी। तो हम पहले इसमें पूछे कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। तो कुल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए आपके, अगर हम देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, 4 और 5। तो हमारा आंसर है 5 सिग्मा बॉन्ड, और हमारे कितने यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, इसका सही आंसर रहेगा डी। तो डी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलो। किसमें ऑक्टेट रूल आपका फॉलो नहीं होता है, उसको हम देखते हैं, क्रैक करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अमोनिया दे रखा है। देखिए ऑक्टेट रूल को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे आपके पास यहाँ अमोनिया दे रखा हुआ है, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 5, और इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेगा, हाइड्रोजन से। तो 5 और 3 8, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, यस। अब कार्बन की वैलेंसी क्या रहती है, 4। ये कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, 4। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे और 4 इसके वैलेंस के हैं, तो टोटल यहाँ भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2। अब CO2 में कार्बन की वैलेंसी 4 है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा डाइवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये मोनोवेलेंट नहीं होता है।
तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 डाइवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो टोटल ये भी कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो टोटल क्या हो जाएंगे इसके पास भी 8। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इसमें सिर्फ लास्ट ऑप्शन यही बचा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के 5 हैं और ऑक्सीजन की डाइवेलेंसी की वजह से इसके पास भी, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में रह जाता है। इसका अगर हम लूज डॉट स्ट्रक्चर देखें तो लूज डॉट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, इसलिए जो आपका NO है ये भी डाइमर एग्जिस्ट करता है, N2O4 में एग्जिस्ट करता है ये भी, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे ये जो आपका मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे कोई भी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बताने हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, बिल्कुल सही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 2 की रिक्वायरमेंट है अभी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 2 शॉर्ट है इसमें, तब जाके इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपने कैसे पता लगाया, देखिए क्योंकि इसके साथ Cl कितने जुड़े हैं, 3, और एक बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो टोटल इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अब CCl4 का देखते हैं जरा, CCl4 में कितने बॉन्ड बने हैं, 4 बॉन्ड बने हैं, तो 2 इससे मिलेंगे, 2 इससे, 2 इससे और 2 इससे, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसमें भी अपना ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड नहीं है, कंप्लीट है, इसके पास भी अपनी वैलेंसी के साथ ज़्यादा। PCl5 ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फास्फोरस के साथ 5 Cl जुड़े हुए हैं। तो आप जानते हैं इसका जो आपका स्ट्रक्चर रहता है वो दैट इज ट्राइगनल बाइपिरामिडल PCl5 का। तो यहाँ पे 10 इसके पास हो तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और एक BeCl2, तो अगर BeCl2 देखते हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपके इसके 2 आंसर रहेंगे, एक D और एक A। तो 2 ही आपके जो कंपाउंड हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, बाकी 2 जो हैं B और C ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं कह सकते इसको CCl4 को, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कह सकते हैं, पूरे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। और PCl5 के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं फास्फोरस के पास, ये तो सुपर ऑक्टेट हो जाता है इसके पास। तो सिर्फ इसका जो आंसर रहेगा हमारा दैट विल बी योर B and D, ओके। क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट नजर आ रही है। तो रीड करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आंसर आपका जो दे रखा ऑप्शन वो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम। तो ये तो होता है भाई, जब भी आपको आयनिक कंपाउंड बनाना है तो आपका जो एटम है वो कैटाइन इजिली बनना चाहिए और जो आपका दूसरा वाला जो नॉन मेटल है वो इजिली एनाइन बनना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट नहीं हो सकती। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन द सॉलिड, ये भी सही है कि जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें अरेंजमेंट किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का है, ये भी बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है स्टेटमेंट, बिल्कुल कंसर्निंग स्टेटमेंट है आयनिक कंपाउंड के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए पॉजिटिव आयंस इन्वॉल्व एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्टेटमेंट गलत लग रही है क्योंकि जब भी आप कोई कैटायन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपको लूज करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, और जबकि नेगेटिव आयन में आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ स्टेटमेंट देखिए आप, सी स्टेटमेंट को आप रीड करिए केयरफुली, तो आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी आएगी, बाकी ये सारी स्टेटमेंट आपकी सही है, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन लैटिक्स एंथैल्पी एंड अदर कंसीडरेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर आप आयनिक कंपाउंड का देखना है तो वहाँ पे आप, हम जानते हैं कि लैटिक्स एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी क्रिस्टल की, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसका स्ट्रॉन्ग उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी फोर्स होती है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, कितना चार्ज आपका कैटायन एनायन में, और सेकंड उनके साइज के ऊपर, छोटा साइज होगा कैटायन एनायन का तो आपका डिस्टेंस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस। तो स्मॉल साइज होगा तो डिस्टेंस भी शॉर्ट होगी तो आपकी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा यही लगता है लिथियम क्लोराइड, क्योंकि आपका एनाइन सब में सेम है, सिर्फ किसका साइज चेंज हो रहा है, आपका कैटाइन का। रुबिडियम बड़े साइज का है, पोटाशियम
तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, अगर टॉप टू बॉटम देखें अल्कली मेटल में तो लिथियम का साइज स्मॉल है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैटाइन बड़ा स्मॉल है, इट मीन्स लिथियम क्लोराइड में सबसे ज़्यादा आपका क्या रहेगा, लिथियम क्लोराइड विल बी योर आंसर, ठीक है, तो आपका सही आंसर रहेगा लिथियम क्लोराइड। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल। तो हम जानते हैं जब भी एस ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं एटम्स के तो दो एक बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से लिखते हैं और बॉन्डिंग को हम विदाउट स्टार लिखते हैं, सिग्मा स्टार। तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, क्योंकि बॉन्डिंग में आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो वो क्लाउड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहता है इस तरह से, ठीक है, ये दो एटम के न्यूक्लियस हैं और ऐसा क्लाउड आप चारों तरफ रहेगा, तो उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ से आपका अबव और बिलो रहती है। तो यहाँ पे कोई भी नोडल प्लेन आपका नहीं रहता है। नोडल प्लेन इसको कहा जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या रहती है, जीरो होती है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सिग्मा जो आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल एस, तो उसमें नोडल प्लेन पूछा जाए तो आप करेंगे जीरो। अगर पूछा जाता है एंटी बॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे पूछा गया है एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग में आपकी परपेंडिकुलर एक प्लेन रहता है जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाती है। तो आपका एंटी बॉन्डिंग इस तरीके से बनता है, आपका क्लाउड इसका ये न्यूक्लियस है एक एटम का इस तरफ और दूसरा इस तरफ रहता है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले प्लेन में आपकी जीरो हो जाती है। तो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका एक प्लेन रहता है जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो रहती है, और ये सिर्फ एक ही प्लेन होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका सही आंसर रहेगा 1। तो आपका नोडल प्लेन एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक रहता है, और बॉन्डिंग में पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा ये सी। अगर एंटी बॉन्डिंग पूछा जाता तो आपका आंसर रहेगा आपका ये ए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में इसमें देखना आपने, डाइपोल मोमेंट टोटली डिपेंड करता है आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस इसमें ज़्यादा होगा उसमें आपका डाइपोल मोमेंट वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एच एफ है, हम जानते हैं एच और एफ में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि एफ इज़ मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम। तो फिर उसके बाद आपका रहेगा वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, और थर्ड में रहेगा आपका H2S। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ किसी भी ये रहेगा आंसर, पर इसमें साइन आपके ऑपोजिट लगे हुए हैं, इसको आप चेंज कर दीजिए। ये क्वेश्चन बनाते वक्त साइन आपके ऑपोजिट लगे हैं यहाँ पे। तो सही आंसर रहेगा HF देन H2O और उसके बाद आएगा नंबर H2S का, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट ऑर्डर इसमें दिया हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 मॉलिक्यूल। तो SO2 मॉलिक्यूल में हमने हाइब्रिडेशन निकालनी है सेंट्रल एटम की सल्फर की। तो उसका फार्मूला हम जानते हैं, H = 1/2 V + M - C + A। तो ये यहाँ पे कैटाइन C है और A एनाइन, या ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल दे रखा है SO2। तो यहाँ पे C की वैल्यू 0 हो जाएगी और A की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सल्फर की पहले वैलेंसी लिखते हैं, सल्फर की वैलेंसी आपकी होती है, ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है ग्रुप नंबर 16 में, तो इसकी वैलेंसी 6। और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम देखे जाएंगे तो मोनोवैलेंट इसके साथ सल्फर के साथ कोई नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है। तो ये मोनोवैलेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो 6/2, तो ये आएगी 3। अगर 3 आता है आपको तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन रहती है sp2, तो sp2 हाइब्रिडेशन आएगी इसमें, ठीक है, इसका सही आंसर आएगा sp2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। इनमें से किस में आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं है। तो हम जानते हैं एसीटोन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एसीटोन में आपका कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है C+O। तो यहाँ भी देखिए सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 3 ही आ रहे हैं, तो sp2 इसमें sp2 रहेगा। एसिटिक एसिड में भी आपको पता है कि एसिटिक एसिड में भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप रहता है, तो जहाँ जहाँ आपका कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा समझो वहाँ पे आपका कार्बन वो sp2 होगा ही होगा। तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, और एस्टामाइड में भी रहेगा आपका। एस्टामाइड में भी आपको पता है कि कार्बोनाइल रहता है ऐसे और NH2 होता है, तो यहाँ भी आपका क्या रहेगा, sp2 रहेगा। तो इसमें सिर्फ यही बचा एसीटोनाइट्राइल, क्योंकि एसीटोनाइट्राइल में आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, और जहाँ भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होता है, साइनाइड ग्रुप होता है, वहाँ कार्बन की हाइब्रिडेशन sp होती है। तो इसका सही आंसर जो आपका रहेगा दैट विल बी योर दिस वन, एसीटोनाइट्राइल, जिसको हम एल्काइल साइनाइड भी कहते हैं, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, अकॉर्डिंग टू फजान रूल्स कोवलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय। तो फजान रूल हमने पढ़ा है
कि कोवलेंट कैरेक्टर कब ज़्यादा आएगा, जब आपका कैटाइन स्मॉल हो और एनाइन क्या हो, लार्ज हो। तो सिंपल सा आंसर है, कैटाइन स्मॉलर होना चाहिए और एनाइन आपका लार्ज होगा, तभी आपका जो पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, कैटाइन क्लाउड को, एनाइन के क्लाउड को ज़्यादा खींचेगा। तो उसका सही आंसर आपका इस सिंपल स्मॉल कैटाइन एंड सॉरी ये आपका गलत है, स्मॉल कैटाइन्स का सी रहेगा, मैंने थोड़ा गलत रीड कर लिया इसको। तो इसका सही आंसर आपका स्मॉल कैटाइन एंड लार्ज एनाइन, तो आपका सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो सी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैसेपर थ्योरी प्रेडिक्ट द स्पीसीज व्हिच हैज स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो अगर हम देखें तो आपको पता होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। CCl4 का आपका जो स्ट्रक्चर रहता है दैट में आपका टेट्राहेड्रल रहता है। SO3 का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, ये भी आपकी एक आपका ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर रहता है। और इसका स्ट्रक्चर SnCl2 का स्ट्रक्चर आपका जो लीनियर रहता है, आप इसको निकाल सकते हैं, ये सिंपल आप इसको देख सकते हैं निकाल के। इसको हाइब्रिडेशन से भी आप कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लोन पेयर मिल जाएंगे, बॉन्ड पेयर मिल जाएंगे। तो सिर्फ ये BRF5 का ही देख लेते हैं। देखो BRF5 में कैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ ब्रोमीन रहता है, इसकी आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है, पर यहाँ पे 5 बॉन्ड आपके इस तरीके से बनते हैं, एक और नीचे को आपका एक लोन पेयर रहता है, ठीक है। तो आपको नजर आ रही होगी ज्योमेट्री, आपकी ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल है BRF5 की, पर इसका जो आपके शेप देखी जाएगी तो वहाँ पे हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर की वजह से बॉन्ड डायरेक्शन होती है, तो शेप भी आपकी बॉन्ड पेयर की वजह से बनती है। तो इसकी अगर बॉन्ड पेयर के हिसाब से शेप देखें तो आपको कैसी नजर आ रही है, ये आपकी शेप दिखेगी आपको स्क्वायर पिरामिडल। तो BRF5 इसका सही आंसर रहेगा। बाकी आप इनको भी क्रैक कर सकते हैं, यहाँ भी देखिए इसकी SO3 में आपको सल्फर की जब आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे वो भी sp2 आएगी आपकी ट्रायंगल प्लेनर। CCl4 में निकालेंगे तो ये sp3 आएगी, ठीक है। और SnCl2 में निकालेंगे तो ये sp आएगी हाइब्रिडेशन आपकी। तो यहाँ इसकी ये आपका लीनियर ज्योमेट्री रहेगी, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, इसकी आपकी ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, और इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, पर इसकी शेप जो होगी वो आपकी कैसी रहेगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो आपका रहेगा BRF5, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। ये इंटरहैलोजन कंपाउंड है आपका, ठीक है, क्योंकि दोनों ही हैलोजन है, इनको इंटरहैलोजन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ N इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपके पास ये सिलिकेट दे रखा है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, तो आपको यहाँ पे ये कितने एटम इसके बेरिलियम के इस मॉलिक्यूल में जुड़े हुए हैं, ये अपने कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल हम जानते हैं, अगर इसको हम इस तरीके से करें, या आपकी सभी की अगर आप बैलेंसी जानते हैं तो आप टोटल बैलेंसी को न्यूट्रल करके आगे इसको कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं इसकी वैलेंसी आपकी बेरिलियम की कितनी होती है, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 2, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। सिलिकॉन की वैलेंसी ये कार्बन फैमिली में है, ग्रुप नंबर 14 में, और ऑक्साइड जो है आपका ये -2 इसकी वैलेंसी रहती है। तो ये आएगा आपका 2N, क्योंकि N एटम है इसके, और ये आ गया आपका 3 2 6 प्लस के, और ये 6 24 और 18 ये 36 इक्वल टू 0। तो टोटल चार्ज पूरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 के बराबर आएगा। तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6 इक्वल टू 0, तो 2N इक्वल टू 6 और N इक्वल टू 2, ये आपका 3 आया इसका। तो ये जो 3 एटम आएंगे इसके, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम इस क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Which of the following types of hybridization lead to 3-dimensional geometry of bond around the carbon atom? तो 3-dimensional हम जानते हैं ये लीनियर है, ये प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर sp2 sp3 आपका टेट्राहेड्रल, तो ये 3-dimensional शुरू हो जाता है यहाँ पे, sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये सारे आपके कैसे रहते हैं, 3-dimensional रहते हैं। जबकि dsp2 जो रहता है आपका, वो आपका प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। देखो sp3 और dsp2 में बहुत, यहाँ भी 4 ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, यहाँ भी टोटल 4 ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, पर इसकी जो आपकी रहती है स्क्वायर प्लेनर, देखो आगे पीछे वर्ड लगा हुआ प्लेनर, ठीक है। तो ये प्लेनर रहता है, जबकि sp3 आपका टेट्राहेड्रल है, ये 3-dimensional ज्योमेट्री बनती है। तो जहाँ कहीं भी sp3 हो, समझ लो कि वहाँ पे 3-dimensional आपकी ज्योमेट्री रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी उसकी। और चाहे sp3d हो, sp3d2 हो, sp3d3 हो, ये सारे के सारे कैसे आपकी ज्योमेट्री रहेंगी इसकी, ये 3-dimensional ज्योमेट्री रहेंगी। और sp की मैंने बता दिया आपको लीनियर, sp2 की आपकी प्लेनर रहती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सही है,
डबल बॉन्ड से आपके एटम नजदीक आ जाएंगे, शॉर्ट हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड इज बिगर देन पाई, बिल्कुल गलत है ये। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो ये आपका यही लग रहा है क्योंकि यही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट नजर आ रही है यहाँ पे, इसको पहले ही मार्क कर देते हैं। आगे भी रीड कर लेते हैं। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल, तो ये भी पता है डबल बॉन्ड होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन, ये भी हमें जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होते हैं, उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है, नियर अराउंड 35 to 40 किलो जूल पर मोल, जबकि कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपको हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर रहेंगे। तो उसका सही आंसर आपका यही रहेगा। योर आंसर विल बी दिस वन, सिग्मा बॉन्ड इज नॉट वीकर, इट इज स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है आपकी। आगे मूव करते हैं। एटम ऑफ एलिमेंट ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, outermost orbit, and that of B has 6 इलेक्ट्रॉन in its outermost orbit. The formula, तो आपके पास दो एटम दे रखे हैं, एक A है एक B है, और इसके पास आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। और इसके पास B में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपनी बैलेंसी को इंक्रीज करना चाहेगा बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन कर लेगा और ये क्या कर लेगा, लॉस कर देगा। तो ये अपना 3+ में जाएगा और ये आपका 2 में जाएगा, क्योंकि ये अपना 3+ लॉस करके ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये 2 गेन करके ऑक्टेट। तो अगर हम इनको कंबाइन करें कि इसका 3+ है और B के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो आपका जो फार्मूला बनेगा A2B3 टाइप बनेगा, A2B3 टाइप। तो यहाँ पे देखो ये बनाया हुआ है इन्होंने A2B3 टाइप। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में, इसको 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो ये 2 गेन करेगा, और इसके पास 3 है, तो ये 3 है, और ये है भी क्या आपका फर्स्ट एटम है, मतलब कैटायन का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ये तो लॉस करेगा फिर अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके ऊपर ए के ऊपर 3+ चार्ज आएगा और बी के ऊपर 2 नेगेटिव। हमने जानते हैं जब कंबाइन करते हैं तो इसके चार्ज आपस में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका मॉलिक्यूल बनेगा टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा आपका। कैसे, देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज था 3+ और इसके ऊपर कितना चार्ज था 2 नेगेटिव, तो देखिए 3+ टोटल कितना प्लस चार्ज हो गया 6, और इसका भी कितना माइनस चार्ज हो गया टोटल -6, टोटल चार्ज क्या होगा 0। तो जब भी जो अभी आप कंबाइन करेंगे किसी एटम को दूसरे एटम के साथ, तो जितना पहले वाले एटम में प्लस चार्ज होगा वो उसके यहाँ फुट पे लिख देंगे, और जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ वो अगले वाले के फुट पे लिख देंगे, ठीक है। और वो आपका टोटल उस तरीके से आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी। चलिए मूव करते हैं आगे। एन एटम ऑफ द एलिमेंट ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड दैट ऑफ बी हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ये तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, ये हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव इज। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। तो हम जानते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है पानी का, वो बेंड शेप रहती है, इसमें 2 लोन पेयर रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, और ये हाइड्रोजन भी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जैसे ये आपके वाटर के दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। और यहाँ देखो इसके साथ, और ये ऑक्सीजन है वो जो आपके दूसरे मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन सॉरी वाटर के, उसके हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ये एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, और ये ऑक्सीजन का ही लोन पेयर है, ये दूसरे मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। तो कुल मिला के कितने बॉन्ड बना रहा है देखिए, अगर हम इनको काउंट करके देखें तो एक बॉन्ड आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा बॉन्ड आपका ये, और 4। तो कुल मिला के आपका जो वाटर जो है वो 4 हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है 4 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी रहेगा, ठीक है। तो ये 4, तभी तो आपने देखा आइस में जो ओपन केज स्ट्रक्चर बनता है वहां भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो 4 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक ओपन केज नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसका सही आंसर रहेगा डी, ठीक है। इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। और आप जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और दूसरा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, और जो हाइड्रोजन एटम है वो भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द hybridized कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज मिनिमम। तो उसमें बॉन्ड लेंथ पूछी हुई है, तो सिंपल बॉन्ड लेंथ जहाँ पे ज्यादा बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच, वहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो प्रोपेन में तो सिंगल बॉन्ड रहता है आपका, ठीक है, प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड रहता है, तो यहाँ तो
डेफिनेटली ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। ब्यूटेन में भी आपका सिंगल बॉन्ड है, प्रोपीन में डबल बॉन्ड आ जाता है, और प्रोपाइन, तो प्रोपाइन में अगर आप देखें तो प्रोपाइन का कुछ इस तरीके से रहता है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा, प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में कार्बन कार्बन जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उनमें ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से आपका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, तो उसका सही आंसर प्रोपाइन है। चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड इज। तो हम जानते हैं कार्बाइड में किस तरीके से बॉन्डिंग रहती है। कैल्शियम कार्बाइड ये आपका रहता है, तो इस तरह का आप इसमें बॉन्डिंग रहती है। तो एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बाकी क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो इसका आंसर ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड में जो कार्बन कार्बन है उसमें आपका जो रहेगा बॉन्ड, ऐसे कैल्शियम कार्बाइड एक आयनिक कंपाउंड है, पर हम जानते हैं कार्बाइड जो है वो उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं, एक सिग्मा होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे ये आपका कैसा कंपाउंड है, ये आपका एक आयनिक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि यहाँ कैल्शियम क्या आपका एक मेटल है, और जबकि कार्बाइड आपका जो कार्बन है वो क्या एक नॉन मेटल है। तो जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइंड करता है तो क्या बनाता है, वो आयनिक कंपाउंड बनाता है। पर जो कार्बाइड है, कार्बाइड आयन है, उसमें बॉन्डिंग पूछी हुई है। तो एक उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बाकी 2 क्या होते हैं, पाई, क्योंकि कार्बाइड में ट्रिपल बॉन्डिंग रहती है। तो एक सिग्मा हो गया, 2 क्या रहेंगे इसमें, पाई बॉन्ड होंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप क्रैक कर सकते हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो एक मॉलिक्यूल आपके पास पोलर होना चाहिए, दूसरा चाहे नॉन पोलर होगा, वहीं पे ही आपकी इस तरीके की फोर्स बनेगी। ये आपकी डिफरेंट टाइप की फोर्सेस हमने स्टडी की हुई थी मॉलिक्यूल इंटरेक्शन में। तो देखिए हम जानते हैं वाटर में डाइपोल होता है, अल्कोहल में भी डाइपोल होता है, तो यहाँ डाइपोल डाइपोल बनेगी। Cl2 में आपका ये नॉन डाइपोल होगा इसमें, क्योंकि इसमें डाइपोल बनता ही नहीं है, होमोटॉमिक है। और CCl4 में भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो ये आपकी यहाँ पे जो रहेंगी वो लंदन फोर्सेस रहेंगी, डिस्पर्शन फोर्सेस। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो ये नहीं होगा इसमें आंसर। HCl में डाइपोल होता है और हीलियम में डाइपोल नहीं होता है, तो ये इसका सही आंसर है। देखिए HCl, क्योंकि HCl में डाइपोल रहता है अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये देखो स्मॉल डाइपोल यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल में है, और हीलियम का मॉलिक्यूल हीलियम को सॉरी एटम में एग्जिस्ट करता है। तो हीलियम में क्या पैदा करेगा, हीलियम एटम में इंड्यूस डाइपोल पैदा करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये रहेगा HCl एंड हीलियम एटम, ठीक है। और इस तरीके से इसको क्रैक कर सकते हैं। तो डी का भी मैं बताता हूँ आपको, मैं डी में भी यहाँ आप देखेंगे, डी में भी आपका सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है, ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और हीलियम भी नॉन पोलर है। तो यहाँ भी आपकी डिस्पर्शन फोर्सेस रहती हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल वाली। तो इसका सही आंसर आपका यही रहेगा, योर आंसर विल बी दिस वन, सॉरी दिस वन, नॉट दिस वन, ये आपका रहेगा सी आंसर। सी आंसर इसका रहेगा सर, HCl एंड हीलियम एटम। द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। तो हम जानते हैं IF7 में अगर हम देखें, ये भी इंटर रेजोनेंट कंपाउंड है। तो इसका में रहता है sp3d3, ठीक है, क्योंकि 7 आपके बॉन्ड बन रहे हैं इसमें। तो इसका जो पेंटागनल बाई पिरामिडल रहता है, इसका सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये पेंटागनल बाई पिरामिडल। अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल डाइपोल एज अ मेजर इंटरेक्शन प्रेजेंट इन। इनमें से किस मिक्सचर डाइपोल डाइपोल ज्यादा मेजर इंटरेक्शन रहेगी। तो डाइपोल डाइपोल देखिए, बेंजीन नॉन डाइपोल मोमेंट, इसमें कोई बेंजीन में कोई डाइपोल होता ही नहीं है, इथेनॉल में डाइपोल होता है, तो यहाँ नहीं रहेगी। एसीटोन नाइट्राइल एंड एसीटोन, KCl एंड वाटर, तो यहाँ पे KCl वाटर, क्योंकि KCl में भी आपका डाइपोल होता है और वाटर में भी आपका डाइपोल होता है, तो यही इसका आंसर सी रहेगा। और ये भी आपका नहीं रहेगा, एसीटोन नाइट्राइल एंड एसीटोन, तो यहाँ भी नहीं रहता ये। तो इसका सही सिंपल सा आंसर है KCl, क्योंकि KCl एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये डाइपोल इसमें रहेगा। वाटर में भी डाइपोल मोमेंट होता है, तो इसका सही आंसर आपका रहेगा दैट विल बी सी, ठीक है। इसका सही आंसर आप समझ गए होंगे कि पूछा क्या गया इसमें, डाइपोल एंड डाइपोल। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चार्ज साइज रेशियो आपको कैटाइन यहाँ दे रखे हुए हैं, डिटरमिन इट्स पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर हम जानते हैं किस पर डिपेंड करती है, वो चार्ज और साइज पर। चार्ज होना चाहिए आपका मैक्सिमम और साइज होना चाहिए स्मॉल, ठीक है, तभी वो ज़्यादा आपके जो एनाइन का क्लाउड को ज़्यादा क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और कोवलेंट करैक्टर को ज़्यादा इंड्यूस करेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन स्पीसीज, K प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, बेरिलियम 2 प्लस। तो यहाँ देखिए इसमें जो +2 वाले हैं उसकी ज़्यादा ही होगी,
पोटाशियम की सबसे कम होगी क्योंकि उसमें +1 यूनिट चार्ज है यहाँ, जबकि इनमें आपके पास +2 चार्ज है। अब +2 चार्ज में आपने देखना है कि किसका साइज स्मॉल है, तो बेरिलियम का साइज सबसे स्मॉल है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा हो जाता है, कैल्शियम और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसका सही सीक्वेंस आपका रहेगा इसमें, वो आपका रहेगा सबसे कम होगा पोटाशियम, तो ये पोटाशियम, उसके बाद कैल्शियम आएगा, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि बेरिलियम का साइज अगर देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो बेरिलियम सबसे टॉप में आता है, इसका साइज छोटा, मैग्नीशियम, फिर आता है आपका कैल्शियम, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सबसे स्मॉल साइज बेरिलियम का है, तो उसका पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं +2 चार्ज वाले हैं। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं इसको। Isostructural species are those which have the same shape and hybridization among the given species. Identify the isostructural pair. तो आपने आइसोस्ट्रक्चर क्या होता है, जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, तो जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, जिनमें नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम रहेंगे, उनके आपके स्ट्रक्चर भी सेम ही होंगे। तो NF3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, पिरामिडल शेप रहता है NF3 का। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। अगर आप NF3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन देखें तो sp3 आती है, उसमें एक लोन पेयर होता है, तो ये आपकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, जबकि BF3 की जो आपकी रहती है ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा पहला। सेकंड इसमें दे रखा है BF4 नेगेटिव, तो जी BF4 नेगेटिव और अमोनियम। तो अगर हम यहाँ देखें तो BF4 नेगेटिव में आपका रहता है, ये इसकी हाइब्रिडेशन निकालें तो sp3 आती है इसकी, ठीक है। और अमोनिया में अमोनियम आयन में अगर उसकी हाइब्रिडेशन निकालें हम, तो यहाँ भी देखिए क्या आती है आपकी 5, 4 और -1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ भी आपकी क्या आती है sp3 आती है, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन हम निकालने का मैंने आपको बताया था फार्मूला, कि किस तरीके से आप किसी की हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 20 का सही आंसर लगता है। चलो सी भी चेक कर लेते हैं, सी आंसर इसका सही। सी में BCl3, इसका BCl3 जो होता है वो, तो आप चेक कर सकते हैं BCl3 में बोरॉन की हाइब्रिडेशन रहेगी sp2, जबकि BrCl3 में अगर हम चेक करें तो BrCl3 में हाइब्रिडेशन चेक करें, ब्रोमीन का वैलेंसी रहती है 7 और 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आती है 5, sp3d आती है इसमें, ठीक है। तो ये तो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी आती है, और ये टी शेप का वाला मॉलिक्यूल आता है आपका, टी शेप मॉलिक्यूल रहता है इसका। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं, आपका आंसर रहेगा बी आपका, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस करवा दिया कि कैसे आपका बी आंसर रहेगा इसका। अब दोबारा आपको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसा इसका आंसर बी है। ये देखिए आपके पास है BF4 नेगेटिव, तो बोरॉन की हम जानते हैं हाइब्रिडेशन का फार्मूला लगाते हैं 1/2 वैलेंसी क्या बोरॉन की। ये आपका ग्रुप नंबर 13 में आता है 3, और इसमें 4 ये सिंगल बॉन्ड लगे हैं फ्लोरीन के, और माइनस चार्ज इसके ऊपर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आया 8/2, तो ये आया 4 आया, तो क्या रहेगी आपकी sp3, ठीक है। अब हम देखते हैं किसकी, अमोनियम आयन की। तो अमोनियम आयन की हम चेक करते हैं, तो अमोनियम आयन में देखिए ये अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, 4 इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मोनोवेलेंट है, और कैटायन है तो -1 कर देंगे, तो ये भी आपका 8/2, ये भी आएगा 4, ये भी sp3। तो इसका सही आंसर यही रहेगा आपका बी। BF4 नेगेटिव एंड अमोनियम जो है दोनों आइसोस्ट्रक्चरल हैं, दोनों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 नेगेटिव आयन, द इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो बहुत सिंपल है, जब भी आपके पास O2 से आप O2 नेगेटिव बना रहे हैं, तो जब भी आप O नेगेटिव को ऐड करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल इस तरीके से बनेगा O2 नेगेटिव। और हमने देखा हुआ है कि जब भी आप O2 बनाते हैं तो आपके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो π2px1 और π2py1 में जाते हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके p में जा रहे हैं, कहाँ पे, O2 में। जब हमने O2 नेगेटिव बनाया, O2 नेगेटिव, तभी आपके इलेक्ट्रॉन 2 और एक्स्ट्रा हुए। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो जाएगा इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो आपके जा कहाँ रहे हैं, π2px और π2py में जा रहे हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में जा रहे हैं। तो आपका सही आंसर यही रहेगा, पाई स्टार ऑर्बिटल,
ठीक है, अगर आप इसको देखें तो पाई स्टार ऑर्बिटल में ही आपके इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ उसके कैसे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है इसका। मैं यहाँ आपको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देखें किस तरह इसका डायग्राम यहाँ बनता है। देखिए ये आपका मैं लास्ट वाले बना रहा हूँ आपके, जो आपके 2p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। अब यहाँ O2 नेगेटिव में आपके पास हम जानते हैं O2 जब बना तो ऑक्सीजन एटम में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन p में कितने थे, 4 थे। पर अब O2 नेगेटिव है तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 5, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो 5 5 10 हो गए। जब ये कंबाइन करेंगे तो आपका ये नीचे आएगा सिग्मा 2pz। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पाई 2px पाई 2py, और इसके बाद यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग चलते हैं, ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ऊपर सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2pz। तो देखिए 5 5 10, तो पहले हम यहाँ पे फिल करेंगे, 2 यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ 2 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए, 6 7 8 9 10। तो देखिए जब आपने O2 नेगेटिव बनाया तो आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हुए, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में ही ऐड हो रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। Polarity in molecules and hence the dipole moment depends primarily on the electronegativity of the constituent atom and shape of molecule. Which of the following has the highest dipole moment? तो इनमें किसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है, ये कैलकुलेट करना आपने। सिंपल है, इसमें CO2 आपका पता है लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करने आता है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो अगर आपके डिफरेंट बॉन्ड है तो आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो रहती है आपकी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ में रहती है। तो एक वेक्टर है आपका इस तरफ, एक वेक्टर नेट इसका 0 हो जाएगा। तो CO2 में 0 डाइपोल होगा। HI में डाइपोल होगा पर कम होगा क्योंकि I बड़ा ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर आपका होता है वाटर। वाटर में डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि हम जानते हैं वाटर की जो शेप होती है, वेंट होती है, उसमें 2 लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर का जो डाइपोल होता है अवे फ्रॉम द एटम रहता है आपका। तो ठीक है, तो ये सारे वेक्टर आपके एक ही डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ इसका डाइपोल मोमेंट रहता है। ठीक है, और इसका डाइपोल रहता है 1.84 dy। और SO2 भी इसकी वेंट ज्योमेट्री रहती है, पर SO2 में यहाँ पे ये कम इसका डाइपोल मोमेंट आएगा, तो उसमें वाटर रहेगा। SO2 में भी इस तरीके से रहता है इसका ज्योमेट्री, एक लोन पेयर रहता है इसमें से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ 2 लोन पेयर है और उसमें एक लोन पेयर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन एटम है, और दूसरा आपका सल्फर और ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉननेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉननेगेटिव डिफरेंस आपका कम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें आपका सही आंसर रहेगा H2O। तो H2O आपका वाटर मॉलिक्यूल में ज़्यादा हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रहेगा, अगर आपको इस तरीके से मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं। आयनिक रिएक्शन प्राइमरी टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पता है आयनिक रिएक्शन हमेशा जब आपके पास आयन होंगे, फ्री आयन होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा आयनिक रिएक्शन होंगे। और फ्री आयन कहाँ बनते हैं, एक्वस मीडियम में आयन बनते हैं, तो एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, और जो ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहाँ पोलैरिटी क्या हो, हाई हो, उसमें आपका डेफिनेटली ज़्यादा आयन बनेंगे और वहाँ पे आयनिक रिएक्शन आपके फास्ट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा एक्वस सॉल्यूशंस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद हाई पोलैरिटी। Which of the mentioned property is not involved in the calculation of lattice energy of the ionic compound? तो लैटिक्स एनर्जी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट नहीं होती है, क्योंकि जब भी हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो लैटिस एनर्जी में आयनेशन एनर्जी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और डिफ्यूजन एनर्जी भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आएगी आपकी। बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं ये आपके कंसर्निंग है किससे, लैटिस एनर्जी के कंसर्निंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ कोई रोल नहीं है। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आयनेशन एनर्जी तो पता है आपको, क्योंकि जब कैटायन बनेंगे तो उसको आप कैटायन बनाने के लिए आपको आयनाइज करना पड़ेगा उसको, और जब भी आपको एनायन बनाना तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर की जाती है उसकी, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो लैटिक्स एनर्जी आपकी इवॉल्व होती है, और लैटिक्स एनर्जी जब होती है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको डिफ्यूजन एनर्जी कहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है, तो उसका आंसर रहेगा नॉट इन्वॉल्व। तो ये आपका फर्स्ट इसमें रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
आगे क्वेश्चन, हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन मैनी कंपाउंड्स H2O, HF, अमोनिया. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन लार्ज एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा इसमें. तो चलिए देखते हैं. बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इसमें आपका रहेगा HF का, क्योंकि HF बहुत ज़्यादा पोलर होता है. और उसके बाद वाटर का रहेगा और लास्ट में अमोनिया का रहेगा. तो इसका सही आंसर यही आएगा आपका ए, क्योंकि HF में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है. उसके बाद वाटर में ऑक्सीजन है, तो ये फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ऑक्सीजन है. और उसके बाद आपका नाइट्रोजन आता है. तो डेफिनेटली आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर रहेगा आपका. PO4 3 नेगेटिव आयंस, द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम. तो हम जानते हैं आपका, अगर PO4 का हम देखें तो इसका जो हाइब्रिडेशन आता है वो sp3 आता है. इस तरीके से इसका ये स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है. फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन की बात की गई है ईच ऑक्सीजन में. तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला ये हमारा, आपकी पहले वैलेंसी लिखी जाती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, उसमें आपको माइनस करना पड़ता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करने पड़ते हैं. फिर आप हाफ नंबर ऑफ शेड पेयर इलेक्ट्रॉन, कितने उसने बॉन्ड बनाए उतने इलेक्ट्रॉन को आपका हाफ लेके उसको माइनस करना है. तो चलिए हम यहाँ पे सभी ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ 3 टाइप के ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में है और एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड में है. तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक में निकाल लेते हैं तो दूसरा का भी वही आएगा, तीसरे का भी वही आएगा. तो चलिए ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड में हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे वैलेंस हम जानते हैं, जो आपकी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है आपकी 6. और 6 में से कितने लोन पेयर माइनस करेंगे आप, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है पे 2 2 4 2 6 ही है इसके पास. तो 6 ही माइनस करेंगे और हाफ. इसने कितना बॉन्ड बनाया, सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हुए. तो यहाँ आया 1, तो ये -1 आया. तो इसके ऊपर -1 चार्ज आपका आ रहा है. तो इस वाले ऑक्सीजन -1 आएगा, इसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर भी -1 आएगा. अगर इस वाले ऑक्सीजन में हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके 0 आएगा. कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इसके पास आपकी वैलेंसी इसकी 6 है, 4 इसके पास के आपके 4 इसके बाद लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है. और इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड. तो 4 इसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है. तो ये 6 - 6 = 0. तो इसके बाद 0 चार्ज आएगा. और ये 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले इसके ऊपर -1. इसलिए हम PO4 के ऊपर टोटल चार्ज कितना लिखते हैं, -3. तो डेफिनेटली इसका सही आंसर है बी. Which of the molecules ions out of the following does not contain unpaired electron. तो unpaired electrons में देखने हमने. तो unpaired electron का सिंपल सा फार्मूला है, जब भी आप बॉन्ड के लिए देखो पेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है 2. तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करते हैं. अगर आपका नंबर इवन आता है तो वो पेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे. अगर आपका नंबर ओड में आता है तो डेफिनेटली अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंसी अगर देखी जाए तो नाइट्रोजन के पास तो ऐसे कितने बैलेंस होते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमारे पास नाइट्रोजन है. तो अगर इसका हम देखा जाए तो 7 7 2 14 और 14 में 1 चला गया तो 13. ये इसके ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. 5 2 10, 10 में से 1 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है 9. तो ये डेफिनेटली यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा भाई. नाइट्रोजन +2 प्लस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है. O2 तो हम जानते हैं 12 एक आपका ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो ये पेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे O2 में. O2 2 नेगेटिव, तो 12 और 2 उसने और लिए तो प्लस कर देंगे 14. ये भी आपका इवन नंबर है. B2 तो हम जानते हैं बोरॉन का क्या होता है 3 इसकी वैलेंसी 3 2 6. तो 6 तो एक आपका ही, तो यही इसका आंसर आएगा N2+. क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, 2 एटम जुड़े हुए हैं, तो टोटल हो गए 10. 10 में से आपको एक प्लस चार्ज माइनस करना पड़ेगा 9. तो 9 आपका ओड नंबर आ रहा है. तो यहाँ पे ही आपका पास अनपेड, क्योंकि 8 आपके पेड हो जाएंगे और एक आपका अनपेड रहेगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है. Which of the following molecules ions the bond are not equal. इनमें से किस मॉलिक्यूल में आपके बॉन्ड इक्वल नहीं है. तो बॉन्ड इक्वल देखिए, पहले जो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में देखते हैं. ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर से ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका रहता है स्क्वायर प्लेनर. तो उसके यहाँ सारे बॉन्ड बराबर रहते हैं. ऑल बॉन्ड आर इक्वल्स, क्योंकि ये इसको काउंटर कर जाता है. ये वाला ऊपर लोन पेयर इसको काउंटर कर जाता है. तो बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर ज्योमेट्री रहती है इसकी.
मतलब डिस्टोरेशन नहीं होती, जबकि लोन पेयर आने से ज्योमेट्री थोड़ी सी खराब हो जाती है, पर ऊपर वाला लोन पेयर नीचे वाले लोन को काउंटर कर जाता है, तो उसका बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहता है, सारे बॉन्ड बराबर रहते हैं। BF4 नेगेटिव, तो यहाँ भी आपके बॉन्ड बराबर रहेंगे। C2H4, तो C2H4 में यार यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो आपके पास डिफरेंट टाइप के एटम बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये तो बिल्कुल सेम होंगे कार्बन हाइड्रोजन वाले, ठीक है, पर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन का, शॉर्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें ही लग रहा है आपका C2H4। और सिलिकॉन टेट्राफ्लाइड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, सारे के सारे आपके बॉन्ड जो हैं वो सेम ही लेंथ के रहेंगे आपके, तो इसका सही आंसर आपको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, इसका जो सही आंसर आपका वो आएगा C, क्योंकि इसमें भी आपका बॉन्ड बराबर रहेंगे, बॉन्ड लेंथ बराबर। BF4 नेगेटिव में भी आपका सभी बॉन्ड बराबर होंगे बोरॉन फ्लोराइड के, और सिलिकॉन टेट्राफ्लाइड में SiF जो बॉन्ड रहेगा आपका वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो C2H4 में है, इसमें आपके बॉन्ड जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट आपको दे रखी हुई है, द 4 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व, तो यहाँ पे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 3D यहाँ फील्ड हुआ है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बैलेंसी होती है वो D+S की रहती है, तो आउटर मोस्ट ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, N-1D और यहाँ पे NS, तो इसके इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो इसने पूछा है कि कौन से केमिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो डेफिनेटली D और S के, तो यहाँ है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है D एंड S के, यही है इसमें, तो यहाँ D1 लिखा हुआ है, यहाँ D2 करना चाहिए, तो चलो यही इसका आंसर रहेगा, DS का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड कार्बन विल बी, तो डेफिनेटली बोरॉन एक आपका नॉन मेटल है और कार्बन भी नॉन मेटल है, तो कोवलेंट ही बॉन्ड रहेगा इसमें, ठीक है। हमने पढ़ा है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका बॉन्ड जो रहता है वो मेटेलिक रहता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका आयनिक बॉन्ड रहता है, और मेटल मेटल के बीच में आपका मेटेलिक बॉन्ड रहता है, नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड रहता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर आप किसके साथ बनाएं, नॉन मेटल के साथ बनाएं, तो डेफिनेटली वो बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ इसका ये भी नॉन मेटल है, बी और सी भी, तो कोवलेंट बॉन्ड इसमें बनेगा। Which of the following statement are not correct? Sodium chloride being an ionic compound is good conductor of electricity in the solid state. बिल्कुल गलत है, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उसके आयन फ्री नहीं होंगे, तो मोमेंट ऑफ आयंस नहीं है, मोमेंट ऑफ आयन नहीं होगी तो वो कंडक्टिंग नहीं होंगे। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, बिल्कुल गलत, जब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो एटम का अरेंजमेंट सेम रहता है, अरेंजमेंट किसका चेंज होता है, सिर्फ आपके पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का और जो आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है, इसमें नॉट करेक्ट पूछी हुई है, तो बी इसकी से हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म स्ट्रॉन्गर, डेफिनेटली जब ये हाइब्रिडेशन होती है तो उसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ये सही है। बसेपर थ्योरी कैन एक्सप्लेन द स्क्वायर, ये भी सही है, बसेपर थ्योरी हमें बताती है कि शेप मॉलिक्यूल कैसी होगी, तो उसमें सिर्फ बी आंसर आपका रहेगा, तो बी इसका सही आंसर है, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है द आयंस व्हिच इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, thanks for watching this video. Please do subscribe and like my channel and keep watching my next part of the same topic. Thank you once again from Sarma Chemistry Classes. Thanks for watching this video. Please do subscribe and like my channel and keep watching my next part of the same topic. Thank you once again from Sarma Chemistry Classes.